रेडी। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाली है वो होने वाली डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की 9 से 10 क्लासेस हमने पहले भी ली है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब तक आप वो क्लासेस नहीं लोगे तब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। और अगर ये क्लास वाकई में आपको समझनी है और आपको भी अगर समझनी है तो आप तो थंबनेल देख करके अंदर आए हो, भाई समझनी है तभी आप अंदर आए हो। मैं तो उन महानुभावों को बोल रहा हूँ जो मेरे सामने अभी बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर करवाया जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर की हानियां पढ़ने वाले हैं, डीसी जनरेटर की सतिया, जिसे हम यहां पर कहेंगे डीसी जनरेटर लॉसेस इंग्लिश में। किसी को इंग्लिश का कीड़ा है तो वो कीड़ा दूर हो गया होगा, है ना। तो शुरू करें। देखिए डीसी जनरेटर की हानियों को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीसी जनरेटर की हानियां होती क्या है। डीसी जनरेटर की हानियां हम है, हमारा शरीर है। भाई मौसम परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, दुविधाएं होती रहती है, कभी क्या कभी क्या, कभी बुखार, कभी हैजा, कभी जुकाम, ठीक है, सब कुछ हमारे लगता रहता है। अब डीसी जनरेटर है भैया, चलेगा, कभी कभी गर्मी ज्यादा हुई तो गर्म हो जाएगा, वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके लॉसेज है। ये क्यों जला, कोई लॉस होगा, कोई दिक्कत हो गई उसके अंदर, भाई क्यों जला, या तो वो घूम नहीं रहा होगा इसलिए जल गया होगा। तो ऐसे ही क्या है कि डीसी जनरेटर में कई प्रकार की हानियां पाई जाती है, जो कि हानियां क्या करती है, डीसी जनरेटर को नुकसान पहुंचाती है। अब कुछ हानियां ऐसी है जो कि होनी भी जरूरी है, जैसे कि मैं बात करूं हिस्टेरिसिस और एडी धारा हानि होनी जरूरी है, लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा। जैसे कि एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी शैतानी जरूरी है क्योंकि वो सब घर वालों का टाइम पास कर देता है। अब उसका मतलब ये भी नहीं कि वो घर वालों के सिर के ऊपर चढ़ जाए, है ना। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि यहाँ पर सतिया हो, लेकिन इतनी नहीं जितनी हमें चाहिए, थोड़ी बहुत हो जितनी हमें आवश्यकता है। तो ये किस प्रकार से मेंटेन की जाती है, सभी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले बात आती है ताम्र क्षतियों की। देखिए ताम्र क्षतियों का मतलब, ताम्र क्षतियों से एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिस मशीन के अंदर जहां पर कॉपर की वाइंडिंग पाई जाएगी, कॉपर की वाइंडिंग एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, जहां पर वाइंडिंग पा जाएगी वहां पर हमारी ताम्र क्षति पाई जाएगी। इतनी बात के साथ साथ एक चीज और अपने दिमाग में उतार लीजिए कि ताम्र जो क्षतियां होती है घटती हुई और बढ़ती हुई होती है। ताम्र क्षतियां कभी भी नियत नहीं होती। अगर मान लीजिए लोड बढ़ेगा तो ताम्र क्षति बढ़ेगी, ठीक है, लोड बढ़ेगा तो ताम्र क्षति बढ़ेगी। लोड के ऊपर ये डिपेंड करती है, ताम्र क्षतियां लोड के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो ताम्र क्षतियों के अंदर एक चीज हमें याद रखनी है कि जो ताम्र क्षतियां है कहाँ होती है, वाइंडिंग में होती है। कहाँ होती है, वाइंडिंग में होती है। और जो ताम्र क्षतियां कभी नियत नहीं होती, वेरिएबल होती है, घटती हुई और बढ़ती हुई रहती है। कैसी होती है भैया, घटती हुई और बढ़ती हुई। जैसे कि मान लीजिए कि पहले जो जनरेटर है वो क्या चला रहा था, एक मोटर चला रहा था। मान लीजिए एक मोटर, भाई जनरेटर जो है डीसी बना रहा है, अब डीसी से डीसी मोटर चल सकती है, तो हम एक मोटर चला रहे थे। किसी कारणवश हमें दो मोटरों की आवश्यकता पड़ी, तो दो मोटरों की जैसे ही आवश्यकता पड़ी तो वहां पर क्या हुआ, पहले एक मोटर चल रही थी, अब दूसरी मोटर और चली गई, जिससे कि डीसी जनरेटर पर क्या बढ़ गया, लोड बढ़ गया। अब लोड बढ़ गया तो यहां पर क्या होगी, ताम्र क्षतियां होगी। क्या होगी, ताम्र क्षतियां होगी। और ये ताम्र क्षतियां क्यों होती है, उष्मा के कारण होती है। मतलब जब इसके ऊपर लोड जोड़ा तो ताम्र क्षतियां बढ़ी, इसका मतलब वाइंडिंग के अंदर हीट बढ़ गई, उष्मा बढ़ गई, ठीक है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, ताम्र क्षतियां कहते हैं। तो ताम्र क्षतियां क्या होती है भैया, वेरिएबल होती है, घटती हुई और बढ़ती हुई रहती है, ठीक है, कभी भी स्थिर नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए, स्थिर नहीं होती, नहीं होती। अब ये जो ताम्र क्षतियां है इसको तीन पार्ट में हमने बांट दिया, ताम्र क्षतियों को तीन पार्ट में हमने बांट दिया। एक तो शंट फील्ड ताम्र क्षति, जो कि हमारी शंट वाइंडिंग होती है। मैं जनरेटर बनाता हूं, जिनको समझ में नहीं आया था उनके लिए मैं जनरेटर बनाता हूं। ये क्या है, एक हमारे पास आर्मेचर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सीरीज फील्ड है, ये हमारे पास एक सीरीज फील्ड है। और मैं क्या बना देता हूं, इसको एक कंपाउंड जनरेटर बना देता हूं, जिसके अंदर हमारी शंट फील्ड भी आ जाएगी। और ये हमारी शंट फील्ड आ गई, ये हमारी शंट फील्ड आ गई, ठीक है। ये हमारी दो वाइंडिंग होती है। पहली होती है सीरीज फील्ड FSE, ठीक है, सीरीज फील्ड, और यहां पर ये होगी FSH, ठीक है, मतलब शंट फील्ड। और ये हो गया हमारा आर्मेचर। भाई आर्मेचर में भी वाइंडिंग तो की जाती है, भाई आर्मेचर होते हैं, आर्मेचर में चालक होते हैं। चालक काई के होते हैं, वाइंडिंग के होते हैं। क्यों, क्योंकि उस पर वाइंडिंग की जाती है, कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। तो यहां पर भी क्षति तो हो गई। तो क्षतियां तीन प्रकार की होती है। एक सीरीज फील्ड ताम्र क्षति, एक सीरीज फील्ड ताम्र क्षति, भाई वाइंडिंग है, कॉपर की वाइंडिंग है, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग की गई है। तो मैंने आपको कहा कि जहां पर वाइंडिंग पाई जाएगी वहां पर ताम्र क्षति पाई जाएगी। तो यहां पर FSE मतलब यहां पर सीरीज फील्ड है, तो सीरीज फील्ड में ताम्र क्षति पाई जाएगी। तो हम इसे क्या कह देंगे साथियों, हम इसे कह देंगे सीरीज फील्ड, ठीक है, सीरीज
फील्ड ताम्र क्षति, सीरीज फील्ड ताम्र क्षति। बात समझ में आ गई भाई। ताम्र क्षति का पहला रूप सीरीज फील्ड, सीरीज में उत्पन्न होने वाली सत्या या फिर कहे कि सीरीज में उत्पन्न होने वाली उष्मा, उसे हम क्या कह देंगे, सीरीज फील्ड ताम्र क्षति। बात आप सभी को समझ में आ गई। दूसरी चीज साथियों आर्मेचर क्षति, ठीक है, आर्मेचर ताम्र क्षति। भाई कॉपर की वाइंडिंग इसमें भी है तो क्षति तो इसमें भी होगी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर ताम्र क्षति, आर्मेचर ताम्र क्षति लिख सकते हैं भैया। तीसरी क्या हो जाएगी, शंट फील्ड, ठीक है, शंट फील्ड, शंट फील्ड ताम्र क्षति, शंट फील्ड ताम्र क्षति। बात आप सभी को समझ में आ गई कि शंट फील्ड हो गई, ये शंट फील्ड ये कॉपर की है, वाइंडिंग है, तो यहां पर भी ताम्र क्षति होगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो वेरिएबल होगी ना वो कभी भी शंट फील्ड ताम्र क्षति कभी भी वेरिएबल नहीं होगी। हम इसे ताम्र क्षति को हम कह सकते हैं कि ये अस्थिर लोड है, अस्थिर क्षति है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सीरीज फील्ड और आर्मेचर के लिए अस्थिर है। मतलब आर्मेचर में और सीरीज फील्ड में ये घटती बढ़ती हुई रहेगी, कभी भी शंट फील्ड के अंदर ये घटती हुई और बढ़ती हुई नहीं रहेगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन एक ही है। जब मैंने शंट जनरेटर आप सभी को पढ़ाया तो मैंने उसके अंदर आप सभी को बताया था कि एक शंट जनरेटर ऐसा जनरेटर है जिस पर लोड का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर लोड का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इससे चाहे 4 मोटरें चलाओ चाहे 5 मोटरें चलाओ, जितनी वोल्टेज जितनी करंट ये भेज रहा है उतनी ही भेजेगा, कोई ये ऊपर नीचे नहीं करेगा। तो भैया लोड परिवर्तन होने पर करंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहां पर ताम्र क्षति में परिवर्तन क्यों होगा, नहीं होगा। क्योंकि मैंने तो आपको यही कहा है ना कि जब लोड बढ़ाओगे तो लोड बढ़ने पर करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा ना तभी ताम्र क्षति परिवर्तन होगी। लेकिन शंट फील्ड तो एक ऐसा जनरेटर है जिसके अंदर हमारी ताम्र क्षति बढ़ी नहीं, जिसके अंदर तो हमारी ताम्र क्षति बढ़ी नहीं। क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि यहां पर लोड भी नहीं बढ़ा, लोड भी नहीं बढ़ा। लोड कब बढ़ता है, यहां पर मान लीजिए कि जब 4 जनरेटरों से 4 मोटरों से 5 मोटरें हमने चला दी, तो क्या होगा, पहले 4 मोटर चल रही थी अब 5 मोटर चल रही है, तो अचानक से क्या हो गया, लोड बढ़ गया। और लोड जो करंट होती है लोड के अनुसार बहती है, तो करंट जो है ना ज्यादा बहने लगेगी, अचानक से करंट ज्यादा बहने लगेगी। लेकिन शंट जनरेटर जो होता है, शंट जनरेटर में जब शुरुआत में मैंने पढ़ाया तब एक चीज बताई कि शंट जनरेटर में आप कितना ही लोड बढ़ा लो, करंट और वोल्टेज नियत रहेगी। और करंट अगर वोल्टेज नियत है ना इस वाइंडिंग के अंदर, अगर लोड पर भी हमारी वोल्टेज और करंट नियत है, तो यहां पर ताम्र क्षति में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो शंट फील्ड ताम्र क्षति है ये नियत रहेगी, ये नियत रहती है साथियों, ये नियत रहती है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, मान लिए नियत रहती है, हमें तो इसका फॉर्मूला बताओ, हम तो महाज्ञानी है। क्योंकि डीएमआरसी में हमें परिभाषा ही नहीं पूछेगा, हमें पूछेगा वहां पर फॉर्मूलाज, हमें पूछेगा वहां पर क्वेश्चंस, क्योंकि डीएमआरसी में तो क्वेश्चन ही आते। तो उसके लिए मैं बता दूं, देखिए I² × R ये क्या होता है, ये ताम्र क्षति का फॉर्मूला होता है, ये ताम्र क्षति का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये हम किसके लिए देख रहे हैं, हम शंट फील्ड के लिए देख रहे हैं। तो शंट फील्ड को हम SH से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर SH भी लगा देंगे दोनों के आगे, हम दोनों के आगे SH भी लगा देंगे। ये किसका हो गया, शंट फील्ड में ताम्र क्षतियां ज्ञात करने का फॉर्मूला। I यहाँ पर क्या है, करंट, I यहाँ पर क्या है, करंट। रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, सॉरी R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस। और आप सभी को पता होगा जब करंट के मान में रेजिस्टेंस बाधा उत्पन्न करता है तो वहां पर हीट जनरेट होती है, वहां पर हीट जनरेट होती है। और ये जो हीट जनरेट हुई इसे ही हम क्या कह देते हैं, ताम्र क्षति कह देते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूले से ही इसकी एक परिभाषा और निकल गई। भाई जब हमारी करंट फ्लो होगी यहाँ से, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस खड़ा होकर इसका इंतजार कर रहा है। रेजिस्टेंस बोलेगा नहीं भैया तुम पीछे जाओ, यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है। तो ये इसको आगे नहीं जाने देगा, और इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर हीट उत्पन्न होगी। और ये जो हीट उत्पन्न हुई इस कॉपर के वायर में, इस एल्यूमिनियम के वायर में, इसे हमने क्या कहा, ताम्र क्षति कहा। ताम्र क्षति का फॉर्मूला I² × R है, I² × R है। हमारी सीरीज फील्ड के अंदर करंट घटती हुई और बढ़ती हुई रहेगी। लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगी, लोड कम होगा तो करंट कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है पहले कम करंट का वो करेगा, भाई कम करंट को रोकेगा, फिर अचानक से लोड बढ़ गया तो करंट भी बढ़ गई, फिर उसको ज्यादा रोकेगा। तो पहले तो हीट बाद में तो ज्यादा उत्पन्न होगी ना, क्यों, क्योंकि करंट ज्यादा बढ़ गई। अब उसको ज्यादा रोकेगा तो हीट ज्यादा बनेगी, हीट ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये हमारी सीरीज फील्ड के अंदर ताम्र क्षति होगी। और सीरीज फील्ड के अंदर ताम्र क्षति हमेशा वेरिएबल रहती है, घटती हुई और बढ़ती हुई रहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अस्थिर होती है, ये
अस्थिर होती है। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वही आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, वही आई स्क्वायर इंटू आर, आई का मतलब वही करंट होता है, आर का मतलब वही रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पर अगर सीरीज के लिए देख रहे हैं तो एस ई यहाँ लगा दीजिए, एस ई यहाँ लगा दीजिए। समझ में आ गया कोई चीज़? भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना, देखो एक कैसे सूमड़ो की तरह बैठे, अरे कुछ तो बोलो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आप बोल सकते हो, ठीक है, छोड़ो मैं देख लूँगा, एडिट कर दूंगा इसको, है ना। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है, यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ आती है आर्मेचर में ताम्र क्षति। देखिए जब सीरीज जनरेटर पढ़ा हमने क्या देखा, आई ए बराबर आई एस ई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आर्मेचर की करंट और हमारी शंट फील्ड की सीरीज फील्ड की करंट, इन दोनों की करंट जो है ना, आई जो है हमेशा बराबर रहेगी। इसमें 5 एम्पियर है तो इसमें भी 5 एम्पियर रहेगी, इसमें 10 एम्पियर है तो इसमें भी 10 एम्पियर रहेगी। अब वो क्यों रहेगी? क्योंकि आर्मेचर ने क्या किया, 10 एम्पियर बनाई, आर्मेचर ने 10 एम्पियर बनाई। 10 एम्पियर कहाँ जाएगी? सीरीज फील्ड में जाएगी। भाई जो जितनी भी बना रहा है सारी कहाँ जाएगी? सीरीज फील्ड में हमारी चली जाएगी, हमारी सीरीज फील्ड में चली जाएगी। तो यहाँ पर सीरीज फील्ड में कितनी एम्पियर रहेगी साथियों? कितनी करंट रहेगी? जितनी आर्मेचर में रहेगी। तो हम कह सकते हैं भाई अगर सीरीज फील्ड की करंट अप हो रही है तो आर्मेचर की भी अप हो रही है। क्यों? क्योंकि करंट आ कहां से रही है? सीरीज फील्ड में, आर्मेचर से आ रही है, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारी ये शक्ति है ना, ये भी अस्थिर होती है, ये भी अस्थिर होती है, मतलब घटती हुई और बढ़ती हुई रहती है। बात आप सभी को समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साथियों? आई स्क्वायर इंटू आर। अब आर्मेचर के लिए है तो आर्मेचर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो इन दोनों के आगे ए लगा दीजिए। बात आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए अगर हमें शंट फील्ड की ताम्र क्षतियां ज्ञात करनी हो तो शंट फील्ड में कितना करंट है वो रख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पर इनटू लगा करके शंट फील्ड का कितना रेजिस्टेंस है वो लिख दीजिए। बात आती है आर्मेचर की, तो आर्मेचर में कितना करंट है उसका स्क्वायर इनटू और आर्मेचर का रेजिस्टेंस। दूसरी चीज यहां पर जो सीरीज फील्ड है, सीरीज फील्ड की अगर हमें ताम्र क्षति ज्ञात करनी है तो सीरीज फील्ड में कितना करंट है उसका स्क्वायर इनटू यहां पर सीरीज फील्ड में कितना रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा। ताम्र क्षतियों में कोई दिक्कत? ताम्र क्षतियों में सबसे मेन चीज जो एग्जाम में पूछी जाएगी वह कौन सी क्षतियां है जो कि वेरिएबल होती है, वहां पर ताम्र क्षतियां। इतना दिमाग किसी को लगाने की आवश्यकता नहीं है कि सर शंट फील्ड जो होती है, शंट फील्ड में तो स्थिर होती है, मानता हूं, लेकिन जब शंट फील्ड का नाम अलग से दे दिया जाए ना तब आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, तब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। तब तक आपको कोई दिमाग नहीं लगाना जब तक आपसे पूछे कि ताम्र क्षतियां कैसी क्षतियां है? अस्थिर क्षतियां होती है, ठीक है, अस्थिर क्षतियां होती है। बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर जो नेक्स्ट चीज है लोह क्षतियां। लोह क्षतियां क्या होती है? कोर आप सभी ने पढ़ी, ठीक है, कोर आप सभी ने पढ़ी। भाई आर्मेचर होता है, अभी मेरे पास आर्मेचर उपलब्ध नहीं है। आर्मेचर होता है, आर्मेचर किससे बना होता है? एक नरम लोहे का बना होता है। तो साथियों ये जो नरम लोहा जहां जहां पर पाया जाएगा वहां वहां पर ये क्षतियां पाई जाएगी। ये सतिया दो प्रकार की होती है, हिस्टेरिस सती, एडी द्वारा सती। ये सतिया फील्ड पोलो में भी होती है, आर्मेचर में भी होती है, आर्मेचर कोर में भी होती है। दोनों हमारी कैसे बनाई जाती है? लेमिनेटेड करके बनाई जाती है। अब यहीं पर हम जानेंगे कि उनको लेमिनेटेड करके क्यों बनाया जाता है, उनको लेमिनेटेड करके क्यों बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो नेक्स्ट सतिया आ रही है वो आ रही है लोह सतिया। लोह सतिया सबसे पहली बात तो हिस्टेरिसिस सतिया होती है, सबसे पहली बात तो हिस्टेरिसिस सतिया होती है। साथियों हिस्टेरिसिस सतिया का मतलब है पीछे रह जाना, ठीक है। एक ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है हिस्टे, ठीक है, हिस्टे का मतलब होता है पीछे रह जाना। मतलब जो लेगिंग हमने पढ़ा, जैसे कि कॉइल है, कॉइल के अंदर हमेशा क्या होता है? करंट हमेशा पीछे रहता है और वोल्टेज हमेशा आगे चलता है। तो हम उसे क्या कह देते हैं कि करंट लेग कर रहा है, करंट लेग मार रहा है, करंट पीछे है। तो यहाँ पर भी क्या होता है साथियों कि दो चीजें होगी, भाई करंट और वोल्टेज है तभी तो किसी चीज से पीछे रहेगा। अभी मैं कहूँ कि मैं सीधा चल रहा हूँ और मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और मैं यहाँ पहुँचने के बाद किसी बोलूँ आपसे कि मैं किसी से पीछे रह गया, तो आप बोलोगे पागल है क्या आदमी? भाई किससे पीछे रह गया? अकेला चल रहा है। भाई अकेला तो चल रहा है, भाई दो चीजें होगी ना तभी ये पीछे रहेगा, दो चीजें होगी तभी ये पीछे रहेगा। मतलब दो चीजों में जब हम संबंध देखेंगे ना कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो यहाँ पर भी साथियों दो चीजें होती है, यहाँ पर भी दो चीजें होती है, जिसे हम, एक होता है बी और एक होता है एच। यहाँ पर बी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और साथियों एच क्या होता है? चुंबकीयशीलता। इन दोनों के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों में से कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो सती उत्पन्न होती है ये हिस्टेरिसिस
शक्ति होती है। अब ये जो हम पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस शक्ति को अच्छे से, ठीक है, एक बीएच वक्र बनता है इसका, जिसको हम मैग्नेट वाले लेसन में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं इतना बता दूं आपको कि किसी कारणवश जब जनरेटर के आर्मेचर में, ठीक है, जनरेटर की आर्मेचर कोर में या फिर फील्ड में क्या होता है, अनावश्यक धारा की खपत होती है ना, मतलब जो धारा की खपत नहीं होनी चाहिए, वो क्या होती है साथियों, हिस्टैरिसीस आनी होती है। क्या होती है, हिस्टैरिसीस आनी होती है। अभी मैं आपसे पूछूं, थाली के अंदर रोटी आई, ठीक है, आपने क्या किया, 2 रोटी है, 1.5 रोटी आपने खा ली, आधी रोटी आपने छोड़ दी। अब वो जो आधी रोटी बच गई, ये क्या है, ये अनावश्यक है, हमारे लिए अनावश्यक है, ये क्या हो गई, खपत हो गई। अब उसको कोई खा भी नहीं सकता, भाई तुम्हारी झूठी कौन खाएगा, कोई देवता तो हो नहीं भाई, तुमने प्रसाद छोड़ा है सब ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आधी रोटी छोड़ दी गई वो क्या होती है, अनावश्यक होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि कुछ करंट भेजी जाती है, और जो कुछ करंट भेजी जाती है और कुछ फील्ड पोल होते हैं, मान लीजिए कि ये फील्ड पोल है हमारे, ये फील्ड पोल लेमिनेटेड करके बनाए जाते हैं, मतलब लेमिनेटेड का मतलब ऐसा साथियों, पत्तियां होती है, पत्तियों को एक जगह जोड़ करके ये बनाए जाते हैं, पत्तियों को एक जगह जोड़ करके ये बना दिए गए। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है साथियों, जो अनावश्यक धारा की खपत होती है, ठीक है, जो अनावश्यक धारा की खपत होती है उसे क्या कह देते हैं हम, उसे हिस्टैरिसीस आनी कह देते हैं। अब ये अनावश्यक धारा की खपत होती कैसे, एक बार इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। क्या होता है कि ये हमारे पास कोई भी एक, मान लीजिए कि पोल है, इस पोल के अंदर क्या है, वाइंडिंग की हुई है, इस पोल पर वाइंडिंग की हुई है, और सभी को पता होगा इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, ठीक है, क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब होता है पहले से कुछ चुंबक बना रह जाना, पहले से कुछ चुंबक बना रह जाना। जैसे कि मोबाइल फोन किस किस के पास है, मोबाइल फोन के पीछे कुछ आप कील वील चिपकाते हो तो वो चिपक जाती है, उसका मतलब क्या है कि वहां पर मैग्नेट है, कुछ मैग्नेट बचा रह जाना, किसी भी चीज के अंदर कुछ मैग्नेट बचा रह जाना अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। तो यहां पर भी इन पोलों के अंदर क्या होता है, एक अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाता है, ठीक है। और ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया ना साथियों, यहां पर क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर हम क्या करते हैं, एसी फ्लो करवाते हैं या डीसी फ्लो करवाते हैं फील्ड पोलो की वाइंडिंग में, तो यहां पर एक मैग्नेट बनता है। यहां पर मैग्नेट पहले से होता है, लेकिन अब इन पोलो के अंदर और भी एक अच्छा मैग्नेट बन जाएगा, ज्यादा मैग्नेट बनेगा। अब ये जो ज्यादा मैग्नेट बनेगा भाई, 5 एम्पियर हम इसके अंदर दे रहे हैं, 5 एम्पियर हम इसके अंदर दे रहे हैं। तो हमारी वेव कैसे चलती है, वेव कुछ इस प्रकार से चलती है। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या जाएगा साथियों, इसको चुंबकित करने में लग जाएगा, और जो माइनस में गई, ये जो माइनस वाला हिस्सा है विचुंबकित करने में लग जाएगा। मतलब ये जो पोल होता है ना, एक बार चुंबकित होता है और एक बार विचुंबकित होता है। तो माइनस में जितनी बार हमारी वेव जा रही है, वेव को क्या कर रही है, विचुंबकित करनी है। जब हमें इसको साले को चुंबकित ही रखना है तो विचुंबकित क्यों कर रही है, विचुंबकित क्यों कर रही है। अब ये जो हमारी इतनी करंट खराब हो गई, ये क्या है भाई, हमें चुंबकित रखना था लेकिन विचुंबकित हो गई, ठीक है, इतनी करंट हमारी खराब हो गई, इसका मतलब ये करंट हमारी खराब गई, अनावश्यक गई, ठीक है। तो ये होता है साथियों अनावश्यक धारा की खपत करना। ये जो पोल होता है ये अनावश्यक धारा की खपत करता है। अब इस अनावश्यक धारा की खपत को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक साथियों सिलिकॉन स्टील आता है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील नामक एक पदार्थ आता है, सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील नामक एक पदार्थ आता है जिसकी कुछ मात्रा इसके अंदर हम मिला देते हैं। कितनी मिलाते हैं, लगभग 2 से 4% मिलाते हैं, 2 से 4% तक मिला सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर जो अवशिष्ट चुंबकत्व बचा होता है क्या इसी परसेंटेज के कारण बचा होता है, बिल्कुल। यहाँ पर ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व इसके अंदर बचा हुआ रहता है, वो इसी जो कुछ परसेंट हम सिलिकॉन की मात्रा मिला रहे, सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिला रहे, इसी के कारण क्या होता है, इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी अनावश्यक धारा की खपत हो रही थी वो नहीं होती। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि हमें इसको चुंबकित करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ये पहले से ही थोड़ा बहुत चुंबकित है, ये पहले से ही थोड़ा बहुत चुंबकित है। तो बात समझ में आ गई भाई, अनावश्यक धारा की खपत क्या होती है कि पहले एक पोल चुंबकित होता है फिर विचुंबकित होता है। अब यहाँ पर ये जो विचुंबकित होने के बाद इसको चुंबकित करने में जो धारा खपत हो रही है, इसको हम क्या कह देते हैं, अनावश्यक धारा कह देते हैं कि हमारी अनावश्यक धारा की खपत की जा रही है। अब इसको दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बचा रहे, जिसे हम अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अब उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर कुछ मात्रा सिलिकॉन स्टील की मिलाते हैं। सिलिकॉन का एक गुण होता है कि ये जिस पदार्थ के अंदर मिल जाता है ना, और उसको एक बार मैग्नेट बना दिया जाए तो कुछ मैग्नेट उसके अंदर हमेशा बचा हुआ रहता है, उसके अंदर कुछ मैग्नेट हमेशा बचा हुआ रहता है। तो ये सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई। अब फील्ड पोलो के अंदर जैसे ही सिलिकॉन की मात्रा मिलाई तो यहाँ पर हमेशा में थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मिल जाता है। बात आप सभी को समझ में आ गई। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि अवशिष्ट चुंबकत्व किसके कारण बचा हुआ होता है, तो आप क्या कहोगे, सिलिकॉन स्टील के कारण बचा हुआ होता है।
बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर हमारे पास जो हिस्टेरिसिस हानि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा WH बराबर, ये WH क्या है, हिस्टेरिसिस हानि है, ठीक है, क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस है। और ये नीटा क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। और यहाँ पर साथियों B का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, BM का मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसकी घात जो BM की घात होती है 1.6 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू यहाँ पर क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। मतलब साथियों अब आप कहोगे कि सर डीसी जनरेटर है, डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप तो चूतिया बना रहे हो। तो भैया मैं चूतिया नहीं बना रहा। क्या होता है कि डीसी जनरेटर जो है इसके अंदर भी पहले एसी होता है, बाहर हमें डीसी मिलता है। कोई भी डीसी जनरेटर उसके अंदर तो एसी होता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये करंट की नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड की है। ये जो फ्रीक्वेंसी है मैग्नेटिक फील्ड की है, करंट की नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका हिस्टेरिसिस हानि का फॉर्मूला हो गया। अब जो दूसरी चीज आती है साथियों, एडी धारा हानि होती है। एडी धारा हानि क्या होती है, जिसे हम भंवर धारा हानि भी कहते हैं। एडी धारा हानि, मैं क्या किया, एक इतना मोटा लोहा है मेरे पास और डीसी जनरेटर जहाँ पर चल रही है, या फिर कहे कि मैंने 2 पोल बना लिए, एक पोल यहाँ मेरे पास यहाँ पर और एक पोल यहाँ पर, दोनों के ऊपर मैंने वाइंडिंग कर रखी है। दोनों के अंदर बहुत ही अच्छी मैं डीसी दे रहा हूँ। अब जब मैं डीसी दे रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैं जब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस लोहे के टुकड़े को लेके जाऊँगा, कुछ हिलाऊंगा, तो ये लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेट बन जाएगा। ये लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेट बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैग्नेट ना बने, मैं चाहता हूं कि ये मैग्नेट ना बने। मैं इसके लिए क्या उपाय कर सकता हूं, मैं इसके लिए क्या उपाय कर सकता हूं? तो मैं या तो इसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर जोड़ दूं, तो यहाँ पर मैग्नेट उपलब्ध होगा। आप कहोगे कि सर है तो लोहा ही, मैग्नेट तो बनेगा। तो भैया मैग्नेट बनेगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण है ना, बनकर जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। अगर मोटा लोहा रहा तो ये चुंबकीयशीलता को धारण ही कर लेगा, ठीक है, चुंबकत्व को धारण कर लेगा, ये हमेशा मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को पत्ती नुमा संरचना में बना दूं तो इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, लेकिन जब तक हमारा जनरेटर काम करेगा तब तक ही बनेगा। जैसे ही जनरेटर बंद, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बंद, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर कहे कि फ्लक्स गायब। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कोर होती है, जो हमारी आर्मेचर कोर होती है, उसको पत्तीनुमा संरचना में बनाते हैं। पत्ती की मोटाई जितनी कम रहेगी, ठीक है, एडी धारा क्षतियां उतनी ही कम रहेगी, उतनी ही कम रहेगी। और इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है, पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 mm से, ठीक है, 0.35 mm से 6 mm तक, सॉरी 0.6 mm, 6 mm तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये क्या होती है साथियों, ये हमारे पास इन पत्तियों की मोटाई होती है। अगर मान लीजिए कि आपने पत्तियों की मोटाई ये ले रखी है जो कि बहुत ही कम है, तो जो हमारी एडी धारा क्षतियाँ होगी वो और भी कम हो जाएगी, वो और भी कम हो जाएगी। तो ये होती है साथियों लोह क्षतियाँ। लोह क्षतियों का फॉर्मूला, जो हमारी एडी धारा होती है, एडी धारा का फॉर्मूला होता है साथियों, वो होता है WE का मतलब होता है साथियों लोह एडी धारा क्षति, ठीक है, एडी धारा क्षति, जिसे हम भंवर धारा क्षति भी कह सकते हैं, बराबर BM चुंबकीय फ्लक्स घनत्व फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। और यहाँ पर जो T दर्शा रहा है साथियों, T दर्शा रहा है लेमिनेटेड कोर की मोटाई को दर्शा रहा है, ठीक है, लेमिनेटेड कोर की मोटाई को दर्शा रहा है, जो कि मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बताई है। ये कौन सी क्षतियाँ होगी, लोह क्षतियाँ। 3 प्रकार की क्षतियाँ होती है, ताम्र क्षतियाँ होगी, लोह क्षतियाँ होगी। अब नेक्स्ट चीज आती है साथियों हमारी यांत्रिक क्षतियाँ। देखिए यांत्रिक क्षतियों का मतलब है कि इन क्षतियों के अलावा डीसी जनरेटर में जो भी क्षतियाँ आ रही है सभी यांत्रिक क्षतियाँ है। डीसी जनरेटर आवाज कर रहा है, ठीक है, आवाज कर रहा है, क्यों कर रहा है, या तो बेरिंग खराब हो गया। अब जो बेरिंग हो रहा है, बेरिंग क्या कर रहा है, जो संघर्ष, वो क्या कर रहा है, एक गुंडन कर रहा है, ठीक है, बेरिंग गुंडन कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, साफ्ट के साथ कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि घर्षण। भाई मैं आपसे कहूँ कि मैं इन दोनों को एक जगह रगड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये घर्षण है, ये घर्षण है। तो बेरिंग और शाफ्ट भी क्या होती है, आपस में रगड़ी जाती है, ठीक है। जब शाफ्ट घूमेगी तो बेरिंग भी घूमेगा, और जब दोनों घूम रहे हैं तो दोनों में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो हम इसे क्या कहते हैं, घर्षण हानियाँ कह देते हैं, या फिर यांत्रिक हानियाँ, यांत्रिक क्षतियाँ कह देते हैं। इसके अलावा वाइंडिंग में कोई भी फॉल्ट हो गया, वाइंडिंग टूट गई, ठीक है, वाइंडिंग में ओपन सर्किट हो गया, वो यांत्रिक क्षतियों के अंतर्गत आ जाता है। बाकी की सभी क्षतियाँ यांत्रिक क्षतियाँ होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। भाई ये तो क्या है, ये तो वो क्षतियाँ है जो हमें दिखती नहीं है, जो हमें दिखती नहीं है, जो कि हमें मापनी पड़ती है। क्षतियाँ हमेशा वाट में मापी जाती है, हमेशा याद रखना, भूल गया था मैं, किस में मापी जाती है, वाट में मापी जाती है। क्षतियाँ हमेशा वाट में मापी जाती है, हमेशा याद रखना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जा सकता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। यांत्रिक क्षतियाँ क्या होती है, इन दोनों क्षतियों के अलावा जनरेटर टूटना, फूटना, ठीक है, आवाज करना, सभी यांत्रिक क्षतियों के अंतर्गत आता है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है साथियों, दक्षता। दक्षता क्या होती है, दक्षता साथियों, डीसी जनरेटर की दक्षता लगभग 85% तक होती है,
ठीक है, 85% तक होती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा दक्षता किसकी होती है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी दक्षता किसकी होती है, तो आप वहाँ पर डीसी जनरेटर नहीं बोलना, वहाँ पर आपको बोलना है ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है 98 तक होती है। ठीक है, कितनी होती है, 98% तक होती है। यहाँ पर साथियों दक्षता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, अब आउटपुट में कुछ भी हो सकता है, इनपुट में कुछ भी हो सकता है। जब दक्षता निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया होगा कि आउटपुट ये है, इनपुट ये है, और अगर परसेंटेज में निकालने के लिए बोले तो इसकी आगे 100 लगा दीजिएगा, ये होगी इसकी दक्षता। ठीक है, अगर दक्षता आप पढ़ना चाहो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, 2 घंटे की क्लास होगी, बिल्कुल क्लियर होगा दक्षता वाला, क्योंकि दक्षता वाले को जितना हम खींचेंगे ना ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम फॉर्मूला ही पढ़ ले, और अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, 2 घंटे की क्लास होगी, मैं ले लूँगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी यहाँ पर डीसी जनरेटर के अंदर शक्तियाँ और दक्षता। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई भी समस्या है तो बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कॉपी और पेन लेकर रखो, वो तो नहीं होगा आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तो कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप कमेंट में बता दीजिएगा, और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। धन्यवाद साथियों।